नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। मुस्लिम तुष्टीकरण एक शब्द बनकर नहीं रह गया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस और उसके गठबंधन के जो नेता हैं उसमें अग्रणी भूमिका कांग्रेस निभाई रही है। पूरी तरह से अब खुले तौर पर डंके की चोट पर उतर आई है मुस्लिम तुष्टीकरण करने में। कुंभ को लेकर विवाद पैदा किया गया। कुंभ तो राहुल गांधी नहीं गए, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन कल एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर क्या, एक पूरा वीडियो सामने आया जिसमें इफ्तार पार्टी, जो कि जिसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है ना मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी को, वहां पर आयोजित की गई थी। सोनिया गांधी भी दिखाई दी, अखिलेश यादव भी दिखाई दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दिए, तृणमूल कांग्रेस के भी तमाम नेता दिखाई दिए, जया बच्चन दिखाई दी। तो कोई ऐसे नेता नहीं थे जो कि नहीं दिखाई दिए उस इफ्तार पार्टी में। अब इफ्तार तक तो मामला ठीक था, लेकिन बीजेपी ने आज कई सवाल खड़े कर दिए कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक। कर्नाटक में जब आप सरकारी ठेकों में पूरे नियम ताक पर रखते हुए, बदलाव करते हुए 4% आरक्षण देते हैं मुस्लिम धर्म के लोगों को, मुसलमानों को, तो फिर बाकी धर्मों की उपेक्षा, ये आरोप लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए, ये सवाल आज बीजेपी ने खड़ा किया। और ये भी कहा कि राहुल गांधी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं एज अ लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि हाँ वो समानता चाहते हैं, देश में भाईचारा चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने चुनाव में भी जिहाद इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और इस बार भी अब तो दिखाई दे रहा है कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी, हिमाचल में भी, सभी जगह। तो आज जरा चर्चा इस बात को करने की कोशिश करेंगे कि इफ्तार पार्टी, उसमें जाने से किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन कुंभ में जाने से परहेज है, क्योंकि गरीबी दिखाई देती है। गरीबी दूर नहीं होगी उससे, उस पर सवाल खड़े होते हैं खड़गे जी की तरफ से। दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में भी ये सारी की सारी पार्टियां मुसलमानों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन सनातन के विरोध में खड़ी दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्या है मजबूरी इनकी, क्यों ये राजनीति, और क्या इससे वोट बैंक मिल पाएगा उनका जो पहले छिन गया था, वापस लौट पाएगा? चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के वो सवाल और तस्वीरें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है सहजादा। ये एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, ये जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे। नायडू साहब दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि टेंपल में तो ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं, तो इसमें अलग से कहने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Government and the Chief Minister Siddaramaiah is divide and rule. He wants to create confusion between Hindus and Muslims. देखिए, देश के अंदर जो बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक से मेरे मुराद ना जाति पे ना धर्म पर, बहुसंख्यक है गरीब। और गरीब कौन है? गरीब है दलित, गरीब है पिछड़ा हुआ, गरीब है आदिवासी, गरीब है मुसलमान। तो जो गरीब वर्ग है और वो बहुसंख्यक वर्ग है, उसकी हिस्सेदारी 0% पर आ रही है। कहीं हिस्सेदारी उसको दिखाई नहीं देती है किसी भी संस्थानों में। इसलिए इनकी जनगणना करा करके इनको इनकी आबादी के अनुपात में इनको हिस्सा मिलना चाहिए, इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही कांग्रेस की मांग है। आप जो है केवल बंटवारे की बात करते हो, खुद हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हो। हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकुंभ का पर्व था, दुनिया के 66 करोड़ लोग आए। आप क्यों नहीं गए? बहन जी क्यों नहीं गई? माता जी क्यों नहीं गई? देखिए, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, मगर हमें ऐतराज इस बात से है और दुख हमें इस बात से है कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सदन में खड़े होकर, भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने अपना मंतव्य रखा, अपना वक्तव्य रखा महाकुंभ को लेकर, तो राहुल गांधी बाहर आकर उस पर टिप्पणी करते हैं, छोटी टिप्पणियां करते हैं
और जिस प्रकार का बयान उनके पार्टी के अध्यक्ष देते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ में नहाने से क्या हो जाएगा। चलिए, तो पहले तो आपको सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट की कार्यवाही में और उसके बाद वापस लौटेंगे। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 265.05 मिलियन टन था 13-14 में, ये बढ़ के अब 330.92 मिलियन टन हो गया है। और हार्टिकल्चर का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 277 मिलियन टन से बढ़ के 362.08 मिलियन टन हो गया है। आप राइस, आप गेहूं देख लीजिए, आप चावल देख लीजिए, आप ज्वार देख लीजिए, लगातार अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। और केवल उत्पादन नहीं, उत्पादकता भी बढ़ रही है। गेहूं पहले जब 13-14 तक यूपीए की सरकार थी 2416 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, अब बढ़ के 2859 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं 3145 से 3540 तक, एक एक आंकड़ा है मेरे पास, ये उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ भी रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोची समझी रणनीति है, मोदी सूत्र है। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा किसान अन्नदाता है, उनका विकास ही देश का विकास है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि होगी, और गांव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा। उससे किसान को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है। और उत्पादन बढ़ाने की एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। नई किस्में बीज की पिछले 10 सालों में 2900 नई किस्में बीजों की जारी की गई है। 2900 नई किस्में। ये बीज जलवायु अनुकूल है, ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, इनमें से कई बायोफोर्टिफाइड है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये बीज नहीं, अभी जल शक्ति विभाग के बजट पे यहाँ चर्चा हो रही थी। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उन्होंने तय किया पानी के बिना खेती में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, अटल जी के नदी जोड़ों के संकल्प को पूरा करने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पानी का उपयोग कैसे होना चाहिए? पानी का उपयोग और पानी का बेहतर उपयोग, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की कल्पना भी भारत में पहले नहीं हुई। ये कल्पना भी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। एक एक बूंद से अधिक उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब तक यूपीए की सरकार थी, प्रतिपक्षी सरकार थी, वो गहराई में कभी किसान और खेती के मामले में गई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ये पता ही नहीं होता था कि वो जिस खेत में खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं है। ये तो तब पता होता है जब दिल में गहराई से तड़प होती है किसानों की हालत ठीक करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखी, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, वो खेती किसानी की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड 2023-22 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहाँ है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। ये निवेश खेती में हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। अल्पकालिक ऋण जो पहले 6.35 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 15.08 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटे किसान, सीमांत किसान, पहले केवल उनकी हिस्सेदारी ऋण खातों में 58% थी, वो बढ़ के 76.45% हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल के माननीय सदस्य कह रही थी ट्रैक्टर नहीं है किसान के पास, फलानी चीज नहीं किसान के पास। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों को भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका तो कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों को लेकर जो चर्चा चल रही थी लोकसभा में, उसका जवाब इस वक्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह केंद्र सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है और क्या क्या किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई, उन सब का विस्तार से वो वर्णन कर रहे हैं। चलिए हम जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है जिसको लेकर चर्चा करना जरूरी है। शिवम त्यागी जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद जवाद जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक। रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरएलडी। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत करना चाहूँगी सैयद जवाद आप ही से। तमाम बातें अपनी जगह हैं, कुंभ ना जाना वो भी अपनी चॉइस हो सकती है, राम मंदिर ना जाना वो भी चॉइस हो सकती है, इफ्तार जाना वो भी चॉइस हो सकती है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण करना तो कोई चॉइस नहीं हो सकती ना किसी सरकार की। वो चॉइस का फैसला नहीं होगा। और इस पर मेरे ख्याल से आप भी चुप हैं और तमाम वो लोग भी चुप हैं जो कुंभ पर सवाल खड़े कर रहे थे। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आपने जो बात करी है उसके ऊपर बशीर बद्र साहब का एक शेर मुझको याद आ गया। वो उन्होंने लिखा था कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी और उनका मीडिया तंत्र इस झूठ को फैलाने में जो है बहुत आगे लगा होता है कि 4% आरक्षण, 4% आरक्षण। वो 4% आरक्षण किस जगह है, किस सरकार ने कह रखा है कि सोशली स्थित मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण दे रखा है। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा चंद्रबाबू नायडू का, जिनके साथ ये कोलिशन में, देखिए कब सरकार गिरा रहे हैं उनके साथ मिलकर के, ये कब समर्थन वापस ले रहे हैं, क्योंकि 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं वो। और वो 4% आरक्षण जो है ना, उस पे आप देखिए कि Y2B श्रेणी के अंदर ऑलरेडी जो मुस्लिम समुदाय में ओबीसी विभाग, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनको आरक्षण ऑलरेडी मिलता है। वो कोई नई बात नहीं है। बहुत से मुसलमानों में जो पिछले समाज के लोग हैं, उनको ऑलरेडी आरक्षण मिलता है ओबीसी समाज का। और आप बताइए कहां SC ST का जो है रिजर्वेशन खत्म करा जा रहा है, उनका खाया जा रहा है। वो तो रूल्स के तहत है। और मैं तो कहता हूं रिजर्वेशन इस देश की सच्चाई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन की हमेशा विरोधी रही, हमेशा से जनसंघ से लेकर के RSS और हिंदू महासभा के जितने लोग थे, ये हमेशा आरक्षण विरोधी रहे हैं। ये कब हुआ? और इस आरक्षण ये कब हुआ? इनकी उठा के देख लीजिए, RSS की देख लीजिए उठाकर। अभी 2024 के चुनाव में तो जो बयान जिस पर सबने जनता ने एक तरफा वोट डाला, वो तो राहुल गांधी का ही बयान था ना, आरक्षण खत्म कर देंगे, या वो बीजेपी के नेता दे रहे थे? रीमा जी, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, मैं इसीलिए आपका ममनून भी हूं और मशहूर भी। इसी बात के लिए मशहूर और ममनून हूं आपका, और कोई वजह ही नहीं। आप देखिए 2014 में आदरणीय मोहन भागवत जी खुद कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है। हालांकि उनमें राहुल गांधी जी की आत्मा आ गई, रुक जाइए, उनमें राहुल गांधी जी की आत्मा आ गई होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की आत्मा वाले, वो कभी कभी मुझे लगता है राहुल गांधी
नहीं मिलता राहुल गांधी का तो मुझे होगी। राहुल गांधी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मेरिट, वो तो कह रहे हैं मेरिट से भी कुछ नहीं होता, मेरिट भी खत्म कर दो, मेरिट से भी कुछ नहीं होता, कभी वो आरक्षण खत्म करने की, उनके तो मुझे बयान ही नहीं समझ आते। शिवम त्यागी जी, अब मेरिट से तो कुछ होता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जी मोहब्बत करने वालों के दिल में समझ आते हैं, नफरती अकल फैलाने वालों को में नहीं आते, वो दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते लोगों के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। शिवम त्यागी जी, ये दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते, ये सही कह रहे हो आप। दिमाग में एक्चुअली समझ नहीं आता कि हो क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुन के, वो दिमाग में आते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। शिवम त्यागी, मोहब्बत करने वालों के दिल में आते हैं वो, नफरत वालों में नहीं आएंगे, जिनके दिलों में नफरत भरी हुई है। शिवम त्यागी जी, अब ये तो उनका फैसला है ना, अगर वो मुसलमानों के लिए 4% कर रहे हैं तो वो तो दलील दे रहे हैं हमने SC ST के लिए भी किया, OBC के लिए भी किया। हाँ, जनरल कैटेगरी से कुछ दिक्कत हो सकती है, उनके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा। लेकिन अब कर्नाटक सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो आप इफ्तार को मुद्दा बना देते हैं। इफ्तार में जाना, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए रीमा जी, आपके बात में मेरा एको आ रही, मेरे को आवाज बहुत ज्यादा मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ बोलने की। रीमा जी, जो आदमी दिमाग लगा के, दिमाग से काम करके, दिमाग से बात करेगा तभी तो आपके दिमाग में आएगी। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो कहाँ से दिमाग से बात करेगा बेचारा। खैर, मेहनत तो बहुत करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरिट को कुछ मानते ही नहीं, तो वो मेरिट अपने आप पर अप्लाई भी नहीं करते। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, एक तो मुझे एक तो बयान याद आ गया खड़गे जी का। उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे बताइए, कुंभ में नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? जैसे ही कल वो इफ्तार की थाली पर बैठे, सैयद जवाद एकदम उसके घर के सामने मर्सिडीज और न जाने कौन कौन सी गाड़ी आ गई, गरीबी तुरंत खत्म हो गई। पूरे देश के मुस्लिम सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत आ गए, गरीबी से आगे। भाई साहब, मेरे घर के बराबर में जिनका 2-2 BHK का घर था, वो आज कोठी बन गई उनकी एकदम, खड़गे जी के वहां बैठते ही। अब कोई उनसे पूछे जरा कि इफ्तार से गरीबी ठीक होती है क्या? बोलने से पहले सोचना चाहिए। हम इफ्तार के खिलाफ नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ भी नहीं है, जवाद के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जब हमारे खिलाफ ऐसे बयान देते हैं तो कृपया करके बोलने से पहले सोचें कि क्या बोल रहे हैं। हर किसी के धर्म का और त्योहार का सम्मान होना चाहिए। अब 4% पर आता हूं। जहां तक 4% का विषय है, ये कहते हैं कि, प्लीज रुक जाइए, ये स्क्रीन बाद में दिखा देना। ये कहते हैं कि भाई 4% देने से क्या दिक्कत है, गरीबों का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा, दलितों का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा, SC ST OBCs का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा। तो जवाद भाई, ये मोबाइल नीचे कर लो, मैं समझाऊंगा, कानों में बात जाएगी तो हो सकता है थोड़ा आपका भी दिमाग खुले। अच्छा, राहुल गांधी से बेहतर हो जाओ आप। ये कोई छिपी हुई, ये कोई छिपी हुई तस्वीर नहीं है जिसका आप एकदम से सनसनीखेज खुलासा कर रहे हो। सबको पता है, सबको पता है। ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं था जो आप दिखाना चाह रहे थे। अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं, आप एक्चुअली पता है क्या है, ना प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलता क्योंकि हम जूम पे हैं। एक चीज बहुत साफ समझिए जवाद भाई, जब मैं कह रहा हूं आपके रोजा इफ्तारी के लिए, तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। थोड़ा दिमाग खोल लेंगे, राहुल गांधी से अलग हो जाएंगे तो अच्छे ही लगोगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप कुंभ पर ज्ञान देते हो और दूसरे त्योहारों को मनाते हो तो गलत है। इफ्तारी गलत नहीं है भाई, खूब जाओ, मेरी तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी चले जाए, पूरा इंडिया अलायंस चला जाए। आप एक काम करो, रामलीला मैदान में इफ्तारी रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी टोपी पहनकर पहुंच जाए। लेकिन जब दूसरों के त्योहारों पर भाषण देते हो तो उस भाषण से पहले सोच लिया करो कि आप क्या करते हो। विषय वो है। आई होप अब आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा और वो तस्वीर को वापस आप जो है जेब में रख लेंगे। अब मैं आगे आता हूं। जहां तक 4% का विषय है कि 4% से कैसे SC ST OBCs का रिजर्वेशन घटता है, जवाद भाई आपके लिए एक और बार कोशिश करता हूं कि आप राहुल जी से बेहतर हो जाएं। जब आप मुस्लिम्स को खास तौर पर लेकर बात करते हैं, तो अगर मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दूं, वहां पर मुस्लिम्स की 92 जातियां हैं, जिनमें से 85-86 जातियों को OBCs में डाल दिया। मतलब सारे के सारे मुस्लिम पिछड़े हो गए। अरे गजब लॉजिक है भाई। इसके अलावा मैं बात करता हूं, कर्नाटका में अगर बात करूं तो PG की सीट्स में मेडिकल कॉलेज में 86 में से 82 जाति को मुस्लिमों की OBC में डाल दिया। यानी कि सारे के सारे पिछड़े हो गए भाई। गजब बात हो गई। उनको आरक्षण देने के लिए आप उनको सबको पिछड़ा बना दे रहे हो। क्या हिंदुओं में सारे के सारे पिछड़े हैं? और अगर उनको सारों को पिछड़ों में डाल दिया जाएगा तो क्या दलितों का और पिछड़ों का जो है रिजर्वेशन वो कम नहीं होगा? इस तरीके से रिजर्वेशन खाया जाता है। यहां पर जब आप 4% रिजर्वेशन खास तौर पर जो है ठेकों में दे रहे हो, सरकारी ठेकों में, और वहां पर सारी मुस्लिम जातियों को OBCs में डाल दोगे तो जाहिर है रिजर्वेशन जाएगा। और खास तौर पर एक और चीज,
बाबा साहब की बात करते हो, भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हो, तमाम जगह की बात करते हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हिंदुस्तान के फैब्रिक में तो धर्म के आधार पर कहीं रिजर्वेशन है ही नहीं। ठीक है, आपको मुस्लिमों से प्यार है, यू लव मुस्लिम कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर इस देश में, संविधान में और हमारे फैब्रिक में कहीं पर भी रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। हम उसके लिए कोर्ट में जाएंगे और वो खत्म होगा। ठीक है, रुकिए सैयद जवाद, रुकिए अब रुकिए, नहीं अब रुकिए, 1 मिनट रुकिए कपिल श्रीवास्तव जी, 1 मिनट रुकिए ना। अरे ज्ञानवर्धन स्टूडेंट बहुत जरूरी है, ये अगर मिस हो गया तो फिर वही अरे नहीं, लेकिन दिमाग से तो बोलते ही नहीं आप लोग, क्या दोगे कैसे? अरे दिल में आते हो, दिमाग में तो आते ही नहीं, तो दोगे कैसे ज्ञान? आप ही ने तो कहा था शुरुआत में। अरे नहीं आते। अरे रुकिए अब, अच्छा रुकिए, रोहित जी ने पूछे, कपिल जी ने पूछे, आपने कहा था कि आप दिमाग में नहीं आते। 10 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए, 10 सेकंड, क्या बोलना है? 10 सेकंड। आपको पता है इफ्तार पार्टी की परंपरा के लिए पहली बार बजट जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। ठीक है, पता नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे आप, दिमाग नहीं लगा रहे आप। नेहरू जी ने शुरू की, लाल बहादुर जी ने बंद की, फिर इंदिरा गांधी जी ने शुरू की, उसमें बात खत्म। अब कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो फोटो है जरा दिखाइए भैया, इफ्तार के फोटो और वीडियो। जया बच्चन सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई हैं। अब जया बच्चन ने कहा था कि गंगा जमुनी तहजीब संगम में डुबकी मत लगाइए क्योंकि पानी में खून मिला हुआ है, खूनी गंगा हो चुकी हैं, मत जाइए कुंभ, मैली है गंगा, ये तमाम बातें कही थी। लेकिन अब ये यहाँ पर तो कुछ मतलब उनको ना कुछ मैला दिखाई दे रहा है, ना कुछ गंदा दिखाई दे रहा है, ना कुछ खराब दिखाई दे रहा है, सब अच्छा भाईचारा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो दोगलापन तब लगता है, तो और अच्छा रहता है, ये डबल स्टैंडर्ड्स तब लगते हैं कपीश जी। हाँ कपीश जी, शांत हूँ मैं। नहीं शांत नहीं हो आप, शांत हो जाओ, थोड़ा व्याग्र मत। मैं शांत हूँ। आप भी थे क्या इफ्तार में? काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वही बात आप कर रहे हो, बात आप शांत हो जाओ, सुनो फिर जवाब दे लेना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। देखिए गंगा में खून मिला है, ये बात तो योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मांगी को लाशें आखिर आवाज नहीं आ रही, झूठ बोल रहे थे शायद। जो कुंभ में जो गिद्धों को लाश मिल रही थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? मैं ये पूछ रहा हूँ, कुंभ में जो गिद्धों को लाश मिल रही थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? और जो दबले कुचले लोग उसमें रक्त रंजित थे वो कहाँ खून में मिला था कि नहीं मिला था? सरकार को बताना चाहिए। और दूसरा, शंकराचार्य के ऊपर भी भरोसा नहीं है क्या? भाई सनातन परंपरा को अगर आप मानते हैं तो इस बात को आप मुझे बताइए कि क्या शंकराचार्य के भी आपको मान्यता नहीं कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एनजीटी की रिपोर्ट है कि आचमन के लायक गंगा जी का पानी नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात? जो दया जी ने कुछ अलग कहा, वो तो हिंदू हैं, वो चाहती हैं कि इस तरीके की चीजें हो कि हम लोग आचमन कर सकें। अब मैं तीसरी बात है, रोजा इफ्तार पार्टी गंगा जमुनी सभ्यता को स्थापित करती है क्योंकि इसमें अधिकतर तो सनातनियों के द्वारा ही दिया जाता है। अब हम एक बात आपको पूछ रहे हैं कि कुंभ का आयोजन तो सरकारी खर्च पर होता है 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। वहां से आप रोजगार जनरेशन में जो पैसा लग सकता है उसके लिए अगर उन्होंने पूछा खड़गे साहब ने तो 20 आप रास्ता लिखना। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम हमारे सारे त्योहारों के अंदर जो है धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग यही चाहते हैं। अब एक बात मुझे आप बताएं, धर्म के आधार पर तो आरक्षण आपने बता ही दिया कि नहीं हो सकता है, जाति और वर्ग के हिसाब से होता है ना। तो मुझे अगर आप बताओ, जब ओबीसी की घोषणा संविधान के अनुरूप प्रदेश सरकारों को दे दिया गया और कर रही है, आप ही के द्वारा लाया हुआ संशोधन, आपने ही तो संशोधन किया है। और हमें आप बताओ कि क्या संविधान के अंदर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है क्या? जो ईडब्ल्यूएस में आरक्षण करके लोग हो रहे हैं उनका बताओ, और डायरेक्ट आईएएस हो जा रहे हैं बिना परीक्षा। मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कपीश जी, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है आरक्षण देने की? अभी क्यों विवाद में पड़ना था? और पहली बात तो आपने गलत बयानी की है अभी शो पर। एक
आपने कहा कि गिद्धों को लाशें मिल रही थी, गिद्धों को लाशें मिल नहीं रही थी। योगी जी ने ये कहा था कि गिद्धों को लाशें दिखाई देंगी और जो सनातनी है उसको गंगा जमनी तहजीब दिखाई देगी। उन्होंने ये नहीं बोला था, गलत बोला। योगी आदित्यनाथ का बयान ना योगी आदित्यनाथ जी का बयान चला है, मेरे को पता है अच्छी तरह से। अरे भाई उसमें शो किया था पूरा, सबको पता है क्या बोला उन्होंने। गंदगी मिली, आज शुरुआत करके देखो, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर बात गलत निकलेगी तो। गिद्ध कौन थे, यही तो सवाल था ना, गिद्ध कौन थे जिनको लाशें मिली? सरकार की एंकर है, आपको इतना ज्यादा वेतन के लिए पॉलिश नहीं करना चाहिए कि किसी के यहाँ बैठे हुए हैं प्रवक्ताओं के, वो तो मरोड़ लेंगे। मतलब मैं गलत बोल रहे हो आप तो मुझे बीजेपी का रुख करना चाहिए, मुझे करेक्ट नहीं करवाना। मेरा काम सिर्फ ये है कि कपिल श्रीवास्तव अगर बरगलाए देश को तो मैं सुनती रहूं चुपचाप, अगर वो गलत बयानी करे तो मैं चुपचाप सुनती रहूं, मेरा यही काम है। आपके अंदर दम हो तो आप योगी आदित्यनाथ का बयान चलवाइए। इसमें दम की क्या बात है, वो तो सभी ने चलाया था, इसमें दम की क्या बात है? ठीक नहीं चल जाएगा, ढूंढ लीजिए भाई वो बाइट अगर मिल जाए तो। चलिए रोहित अग्रवाल जी, अब आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। रीमा जी 10 सेकंड। ओके, रोहित अग्रवाल बहुत देर से वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड शिवम त्यागी फिर रोहित अग्रवाल। देखिए, सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस पर कहना चाहता हूं कि 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को लेकर अपना फैसला सुना दिया और उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश में किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए है, उन्होंने उसको वैध ठहराया, बात ही खत्म हो जाती है। अब कपिल श्रीवास्तव कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हो तो बात अलग है, अब चिल्लाना नहीं है, आपके विंडो बंद है, चलाइए मत। दूसरी बात एक और मैं चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज मत चलाइए, कोई लाभ नहीं है, मत चलाइए, मैं लड़ना नहीं चाहता। जब शुरुआत में चिल्लाना शुरू किया था तब तो बोल रहे थे शिवम जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, खुद ही बोलना शुरू कर दिया। कपिल जी लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है। मैं कपिल जी हिंसा नहीं, लड़ने का क्या लाभ है? हिंसा नहीं, फिर सैयद जवाद कहेंगे हिंदू हिंसक होते हैं, आप ऐसा करेंगे तो मत करिए ऐसा। जिस डिबेट में सपा का वो और उसके वही वो क्या कहते थे वो अजीत सिंह जी, मैं वही कह दूंगा फिर अच्छा लगेगा। ठीक है दीजिए प्लीज। ओके, रोहित अग्रवाल, हिंदू हिंसक होते हैं, राम मंदिर में नहीं जाएंगे, मंदिरों में लड़के सिर्फ छेड़छाड़ करने के लिए जाते हैं, मैरिट का कोई मतलब नहीं होता, देश आरक्षण, तमाम चीजें जो हैं, अब लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम जिहाद, जमीन जिहाद, ये सब आ रहे हैं। बोलिए रोहित अग्रवाल, फ्रीज हो गए लगता है। ओह, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. चलिए ठीक है, जल्दी से रुक करते हैं। मैं सैयद जवाद का रुक करना चाहूंगी। सैयद जवाद, जो सवाल मैंने अभी रोहित अग्रवाल से पूछा वही आपसे जानना चाहूंगी। सवाल यहाँ पर यही है, राम मंदिर का विरोध, कुंभ का विरोध, हर चीज का विरोध, मतलब सनातन से जुड़ी हर चीज पर कमेंट करना है, हर चीज पर कमेंट करना है, क्यों करना है? आवाज आ रही है आपको? हाँ। देखिए, किसी ने विरोध नहीं करा, और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की बात है तो अभी खुद अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी ने स्टार पार्टी करवाई थी, उसमें किरण रिजिजू साहब पहुंचे
चीफ मिनिस्टर दिल्ली की वो पहुंची, तमाम लोग पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में तो बाकायदा, आज आपने मुझे गलत बुला दिया, शाहनवाज हुसैन साहब से भी थोड़ा रिव्यू लेना चाहिए थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पूरी ऑर्गेनाइज करते थे, चीजें करते, बाकायदा फंड मिला करता। किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया इस बात से? तो ये कटाक्ष नहीं, कटाक्ष करने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हर चीज के लिए बाइट बनाना या हेडलाइंस बनाना तो जरूरी नहीं होता, देश का माहौल स्वास्थ्य बनाना जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, वो हर चीज को जो है लाइन बनाना चाहते हैं, ब्रेकिंग बनाना चाहते हैं, चीजें, ये देश के माहौल की अच्छी बात नहीं। दूसरी आपने बात करी, कपिल साहब ने बात करी, आपने कुंभ को लेकर के बात करी। आज भी कुंभ के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसको लेकर के सवाल तो है ना। आप ये मानती है ना कि लोगों की जान गई है, आप चाह रहे हैं, अगर आपकी जिम्मेदारी है, भगदड़ हुई, नैतिकता के आधार पर आजम खान साहब उस वक्त जो थे, पूरा जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी कुंभ का आयोजन हो रहा था, नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और कहां घटना हुई थी? रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, जिम्मेदारी थी, कुंभ का हिस्सा था, लेकिन आज बताइए किसी ने नैतिकता तय करी? जिन मजलूम लोगों की जान गई है, जिन लोगों की जान गई, कोई कह रहा है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंकराचार्य जी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो भी सनातन विरोधी हो गए। इस देश में ब्राह्मणों का अपमान अगर कोई कर रहा है, दलितों का कोई अपमान कोई कर रहा है, मुसलमानों का अपमान कोई कर रहा है, पिछड़ों का अपमान कोई कर रहा है, तो इस वक्त मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी समुदाय के लोग खुश नहीं। आप बताइए, शंकराचार्य को लोग अभद्र गालियां दे रहे हैं, ये मैं नहीं देख रहा हूं, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी भी बात सुनना नहीं चाह रहे। अब उनको भी कह दीजिए सनातन विरोधी हो गए, उन्होंने तो मौजूदा सरकार पे सवाल खड़े करे ना, ये मैंने नहीं करे। सैयद जब्बार का कॉलर मत पकड़ लीजिएगा कि तुमने बोला ऐसा, मैं शंकराचार्य जी की बात को खोलता हूं। उन्होंने कहा हाँ, व्यवस्थाएं थी, चीजें थी, तमाम तरीके। एक मैंने बड़े साधु संत को सुना, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें आप विपक्ष को मत घसीटिएगा, विपक्ष को मत। और जो रिपोर्टें पेश करी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी जगह पे ली गई, पानी की शुद्धता को लेकर के करी गई, ये मैंने सैयद जब्बार ने नहीं करी, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई हुई। आप फिर पकड़ लें तो सवाल बने, अगर कहीं पर सरकारी चीजों में मिसमैनेजमेंट होगा और विपक्ष की कमी होगी, आप रीमा जी खूब सवाल करिए विपक्ष के, पकड़ लीजिए विपक्ष से कि ये तुम्हारी कमियां थी, पूर्व में गलतियां रही होंगी विपक्ष। नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सैयद जब्बार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कमियों पर तो सवाल खड़ा करना ही चाहिए देश के हर नागरिक को, लेकिन जब वक्फ, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, जब वक्फ में कमियां निकलती हैं ना, वक्फ बिल में आप लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, जब वक्फ में कमियां निकलती हैं तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देश में जो आतंक का माहौल वक्फ की वजह से बना हुआ है, उसमें भी कमियां निकलती हैं, उसमें भी सवाल खड़े होते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। नागपुर में जब एक साथ बांग्लादेश कनेक्शन निकलता है और पता लगता है किस तरह से वक्फ को लेकर के क्या क्या किया गया है, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने को लेकर जब नारे लगते हैं, खून की नदियां बनाने को लेकर नारे लगते हैं, उसको भी फिर देखना चाहिए। सिर्फ कुंभ तक सीमित मत रहिए आप। शिवम त्यागी जी जवाब देंगे। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि फिर से कोशिश करते हैं। मैं जवाद को कहना चाहता हूं कि जहां तक इफ्तारी का विषय है, कि जब भी इफ्तारी पर बात होती है, इफ्तारी से परेशानी नहीं है, परेशानी इफ्तारी में जाने और कुंभ को और सनातन के सभी त्योहारों को गाली देने में है। आप इफ्तारी करने जाएं, आपको कौन रोक सकता है? ये लोकतंत्र, प्लीज। गाली किसने दी? शंकराचार्य ने सवाल खड़े करे। प्लीज आप इनको रोकिए, मैं बीच में के बोला नहीं, बोला आपने, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ लड़ना नहीं चाहता। अरे आपने बोला किसने गाली दी, अब गाली बता बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर पहुंच गए। पहले सुन लीजिए ना किसने क्या कहा। खड़गे जी ने कहा कि कुंभ से गरीबी दूर होती है क्या? जया बच्चन ने कहा कि कुंभ में इतनी गंदगी है मैं नहाने नहीं जाऊंगी। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कहा अरे छोड़िए क्या कुंभ वुंभ होता है। शिवपाल यादव ने कहा कि कुंभ में जो है बेकार फालतू पैसे का खर्चा हो रहा है। और अखिलेश यादव तो पहले कहते थे कि बसें खाली जा रही हैं, फिर कहते हैं बहुत भीड़ हो रही है, फिर कहते हैं झूठी पिक्चरें डाल के व्यवस्था नहीं है। ये लोग हैं सारे जो कुंभ को गाली दे रहे थे। और अब सारे टोपी लगाकर हाथ जोड़कर वहां पर बैठे हुए ऐसे जैसे अब जवाब से बड़े मुस्लिम हो। प्रॉब्लम वहां है भाई, उस पर कह रहा हूं मैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको इफ्तारी करनी है, खूब करें। अब सुन लीजिए, अब दूसरे वाले विंडो बोलना शुरू हो गई। दोनों एक बार तो रुक जाइए, जवाब तो पूरा सुन लीजिए। बीच में रुक जाओ भाई, कपील जी रुक जाओ। ले देकर कुछ ही तो प्रवक्ता है समाजवादी में, उनमें से भी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? बताइए ना प्लीज, रुकिए। मैं अब एक और चीज पर आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि वहां पर कुंभ में तो अव्यवस्था थी, उस पर बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं हर चीज पर बात हुई है,
कुंभ की व्यवस्था पर भी बात कीजिए। इस देश में 66 करोड़ लोग दुनिया में किसी भी कोई भी धार्मिक गैदरिंग में आते हो तो बताइए जरा। पूरे साल में अगर खास तौर पर मैं हज की भी बात करूं तो वहां पर भी 12 करोड़ के आसपास लोग जाते हैं। और अगर मैं खास तौर पर बात करूं क्रिश्चियंस के लिए तो वहां पर भी 8 करोड़ से ज्यादा लोग जाते हैं। 65 करोड़ लोग 66 करोड़ लोग 45 दिन में 153 देशों से आए भाई, उसको देखिए। और जहां तक आजम खान साहब की बात कर रहे हैं वो तो एंट्री लेवल पर नहीं है। जितने लोग उन्होंने 45 दिन में स्नान करके गए उनके समय में उससे ज्यादा एक दिन में स्नान करके जा रहे थे यहां पर। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन जब नफरत के तौर पर निकल कर आता है सनातन के लिए उनका गुस्सा, और खास तौर पर जब इफ्तारी करने पहुंच जाते हैं तो सवाल उठेंगे भाई, जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, एक मिनट बीच में सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देती, कौन सनातनी है कौन नहीं है? कमाल बात हो गई, सर्टिफिकेट कपिल मैंने कहा दे दिया। श्रीवास्तव, एक मिनट रोहित जुड़ गए मेरे साथ दोबारा से, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि अगर व्यवस्थाओं पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है तो विपक्ष का ये काम है कि अगर वास्तव में व्यवस्थाओं में दुर्व्यवस्था दिख रही है तो हम प्रश्न खड़ा करेंगे। उसको आप खुद के खिलाफ कैसे ले सकते हैं? खुद तो हमारी सरकार ने खुद आयोजित कराया और पूरे विश्व ने इसकी चर्चा की थी। और जहां केंद्र सरकार का गवर्नर था वहां भगदड़ मची, बावजूद इससे हमने इस्तीफे की पेशकश की। इसे कहते हैं शायद दिल होना, बड़े दिल का होना। आप क्या किसने किया? आप क्या तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गिद्धों को उन्होंने लाशें प्रोवाइड कराई और सूअरों को गंदगी भी प्रोवाइड कराई। तो आप बताओ ना कि किस स्तर पे है? ठीक है। क्या यही एक सनातन के हमारे महंत की एक भाषा है जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं? विद्यादत्त विलियम कहीं से दिखाई देता है आपको? कहीं से आपको लगता है? ठीक है, देखिए, ऐसा ये तो सनातन को दिखावा करने वाले लोग। कपिल जी, प्रधानमंत्री जी, कपिल जी, ये क्या, कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या सभ्यता है? मेरे ख्याल से इस पर तो नहीं बोलना चाहिए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि रोहित अग्रवाल, क्यों नहीं बोलना चाहिए? औरंगजेब बहुत बड़ा संत था, सबसे असभ्य पार्टी में औरंगजेब बहुत बड़ा संत था। ओके, जो आरोप इन्होंने अच्छा रुकिए, हाँ ठीक है, अब मैं रोहित जी का रुख कर रही हूँ। औरंगजेब बहुत बड़ा संत था, उसका महिमा मंडन किसने किया? औरंगजेब के समय में सोने की चिड़िया देश था। उसके बाद देश में देखिए ना क्या हो रहा है, अब अलग अलग जगहों पर, नागपुर पर तो पता चल ही गया। अब ये आग लगाई थी अबू आजमी ने। अबू आजमी ने किसी और धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा तो किसके बारे में कहा? तो भाई क्यों कहा? हाँ, यही तो दिक्कत है। मैं आपका इतिहास नहीं पढ़ती हूँ, जो आपके द्वारा लिखा गया है ना, वामपंथियों द्वारा लिखा गया इतिहास, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ती नहीं हूँ। रोहित अग्रवाल जी को लाइए फ्रेम में। वो आपको मालूम होता। रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, रोहित जी। मुझे लगता है कपीश जी थोड़ा सा शांत हो जाइए तो पूरी बात रख दें, जरा हम भी रख दें अपनी पूरी बात, है ना। देखिए, स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, है ना। खड़गे जी को बताना चाहिए कि भाई इफ्तारी करने से कितनी गरीबी कम होती है, क्योंकि कुंभ में अगर स्नान करने से गरीबी कम नहीं हो रही थी तो इफ्तारी करने से भी गरीबी कम नहीं हो रही थी। दूसरी बात यह है, इफ्तारी है क्या? इफ्तारी जो व्यक्ति सुबह से शाम तक रोजा रखता है वो वहां पे बैठ के एक भोजन करता है, उस व्यवस्था को इफ्तारी कहते हैं। आप चले आते हो वहां पे फोटो शूट कराने, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उन वोटों की चिंता है जो आपको इफ्तारी खाने से मिलने वाली है, इसलिए आप वहां पे फोटो शूट कराते हो। मैंने बड़ी देर तक वो एक 2.5 मिनट का वीडियो ट्वीट किया था ANI ने, तो उसको मैंने बड़ा देर तक घुमा के देखा। जया बच्चन जी को प्रॉब्लम है इफ्तारी से, मुझे लगता है। जया बच्चन जी ने एक पीस कोई चीज की नहीं खाई है, आप उनकी प्लेट देखिए बिल्कुल साफ रही है। तो वो तो उनकी चॉइस है ना, डाइटिंग पर भी हो सकती हैं वो। मुसलमान, अच्छा, नहीं, उनको मुसलमानों के यहाँ बना हुआ खाना खाने से प्रॉब्लम है। असल सच्चाई ये है, मुस्लिम वोट चाहिए पर मुस्लिम के यहाँ बना हुआ खाना नहीं खा सकते ये लोग। ये असलियत है समाजवादी पार्टी की। अभी कपिल श्रीवास्तव ने कहा था, जब मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया था, कि EWS आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। EWS आरक्षण से भी इनको दिक्कत है। अगर सवर्णों को, गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है उससे भी इनको समस्या है, पर इनको 4% मुस्लिम आरक्षण से समस्या नहीं है, जिसकी संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी ये कह रहे थे हमारे जावेद भाई कि
दिल में आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी तो एक दुकान चला रहे हैं, उन्होंने बताया था कि दुकान चला रहे हैं। भाई राजनीतिक दल चलाएंगे तब तो उनको समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं। उनको जो विरासत में राजनीतिक दल मिला था उसको उन्होंने दुकान बना दिया। वो स्वयं कहते हैं मोहब्बत और नफरत की दुकान है इनकी। तो वो जो दुकान चला रहे हैं तो दुकानदार के तो भैया डेफिनेटली कहीं ना कहीं भाई दिमाग की तो कमी है, इसीलिए इनकी दुकान में शटर डाउन होता चला जा रहा है। नहीं, लेकिन आपने एक बड़ा गंभीर आपने मुद्दा उठा दिया कि जया बच्चन ने वहां पर क्यों कुछ नहीं खाया था। कपीश जी, ऐसा कुछ है क्या कि एक धर्म विशेष का उनको खाना नहीं खाना, ऐसा कुछ था जो बात यहाँ रोहित अग्रवाल आरोप लगा रहे हैं? कपीश श्रीवास्तव जी, नेता दर्शन देने नहीं गए और बनेंगे किसानों के नेता है। किसानों के? वो तो दर्शन देने नहीं गए। नहीं, जयंत चौधरी साहब की दर्शन, इफ्तारी में दर्शन हो रहे थे क्या? अरे कहाँ दर्शन देने नहीं गए? आप पहुंच करके, अरे कपिल श्रीवास्तव कहाँ दर्शन देने नहीं गए? इफ्तारी में दर्शन हो रहे थे क्या? देख लीजिए, आपको दिक्कत क्या है? अरे कभी तो देखो, आप भाजपा के साथ आए तो आपने भी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अब आप किसानों के नेता नहीं रहे। जया बच्चन को कौन सी समस्या थी कि मुस्लिम क्या बना हुआ खाना खाने में समस्या थी क्या? क्यों नहीं खाया जया बच्चन ने खाना? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कपिल श्रीवास्तव। या गोल गोल चलाने से नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपकी नेता को समस्या क्या थी। आपकी नेता को कुंभ में डुबकी लगाने से समस्या है, इफ्तारी में भोजन करने से समस्या है। आपकी नेता को समस्या क्या है? आपकी नेता को तो अपने नाम में भी समस्या है। तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि आपको समस्या है क्या, देश की जनता से समस्या है क्या, या आपको देश की जनता में से दुर्गंध आती है? नहीं, मैं तो पहले ये समझ ही नहीं पा रही। एक सेकंड, ये अपनी चॉइस है सैयद जवाद और कपिल श्रीवास्तव जी, अपनी चॉइस है इफ्तारी में जाना या नहीं जाना। ये कोई कंपल्शन है कि जाना जरूरी है? नवरात्र में मटन खाएंगे और उसके बाद सावन के महीने में मटन खाएंगे तब कुछ नहीं होता है, लेकिन इफ्तारी में नहीं जाएंगे तो आप धर्म पर सवाल खड़ा कर देते हो। ये क्या तरीका है? ये तो अपनी चॉइस है ना, जैसे जया बच्चन, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव की चॉइस है। आपको विजुअल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप उस नई देर का विजुअल देख रहे हैं जितने में सर्व किया जा रहा है। आप वहां खड़े थे क्या? जया जी की पीए बने हुए थे क्या? 2.5 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर आखिरी में उन्होंने नैपकिन अपनी प्लेट पे रखा है, साफ प्लेट के ऊपर। जया बच्चन ने इफ्तारी में कुछ भी खाने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा मुसलमान क्या वो खाना नहीं खा सकती। सैयद जवाद, आपको कहीं ना कहीं इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आपको स्टैंड लेना चाहिए। जया बच्चन ने इफ्तारी में खाना क्यों नहीं खाया? और आपको खाना नहीं खाना था तो आप इफ्तारी में गई क्यों? फोटो खिंचवाने गई थी, फोटो खिंचवाने गई थी। आप देश के मुसलमानों को शोषण करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं, एक सेकंड, दोनों मत बोलिए, दोनों एक साथ मत बोलिए। ओके, मंत्रिमंडल में शामिल हो, जिसने मारा गद्दों से जयंत चौधरी को, याद है? कपिल श्रीवास्तव जी, आप इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? एक मिनट, एक सेकंड, म्यूट कीजिए दोनों को। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं है। आप इतने उग्र क्यों हो जाते हैं और फिर आप कुछ भी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? मुझे समझ नहीं आता आप इतने उग्र क्यों हो जाते हो। आप आराम से भी अपनी बात रख सकते हो। अब एक सवाल हमने खड़ा किया कि भाई जया बच्चन को दिखाई दे रहा है ना कि वो सर्व कर रहे हैं उनको, और जया बच्चन लगातार मना कर रही है। देखिए यहाँ भी उन्होंने मना किया, फिर दूसरी प्लेट में उनके कुछ रखने की कोशिश हुई, वहां भी उन्होंने मना किया। ये तो दिख ही रहा है। अब आप उस पर भी इतने उग्र हो गए, समझ नहीं आया क्यों इतने उग्र हो जाते हैं। सैयद जवाद, अब ये प्रेस्टीज इशू नहीं है इफ्तारी में जाना या नहीं जाना। राम मंदिर जाना जिस तरीके से अपना निजी फैसला था राहुल गांधी का ना जाना और प्रियंका गांधी का, इसी तरह इफ्तार में बीजेपी जाए या ना जाए, रोहित अग्रवाल जाए या ना जाए, इसको क्यों आप जोड़ के देख रहे हैं? भाई नहीं करना उनको तुष्टीकरण। रीमा जी, पहले तो मैं सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को और आपको और रोहित अग्रवाल जी को और शिवम त्यागी जी को, पूरे सभी देशवासियों को पहले तो मुबारकबाद देता जाऊंगा। मुबारकबाद के हकदार हैं, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी। अब पूछिए मैंने मुबारकबाद किस बात की थी? रुपए की वैल्यू डॉलर की प्रति 86.3 रुपीज हो गई, 87 में पहुंच गए। इस बात की पूरे देश को मुबारकबाद। 87 होने वाला, और मैं आशा करता हूं पूरे देशवासियों की गुलामी करोगे सैयद जवाद, कब तक गुलामी करोगे? अरे देखा मैंने रुपए की बात करी, इफ्तारी में जाएंगे खाएंगे नहीं, कब तक गुलामी करोगे इनकी? आपको कम से कम विकास के साथ जुड़ना चाहिए। ये देखो 1 रुपए की वैल्यू जवाद, आपको हो गया। जया बच्चन इफ्तारी में गई है, जब मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना,
जब मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो इसी तरह डाइवर्ट करते हैं मुद्दे को। ये गुलामी क्यों कर रहे हो इनकी? ये देखिए, अच्छा ये तो 3 रुपए लो, नाराज मत हो, 3 रुपए लो, 3 रुपए लो, खुश रहो। अब तो चवन्नी नहीं है ना, 3 रुपए दे रहा हूं, खुश हो जाओ, नाराज मत हुआ करो बीच में। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आपके पास चिल्लर है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर सैयद जवाद। आजकल लोगों के पास चिल्लर नहीं होती लेकिन आपके पास है। अच्छा लगा देख करके। चिल्लर पार्टी का हिस्सा है आप। अच्छा लग रहा है देखकर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। शिवम ओके ओके 70 साल मुसलमानों को सिर्फ चिल्लर बटोरने लायक ही छोड़ा है। ठीक है ठीक है। शिवम त्यागी, मुसलमानों का सही विकास तो एनडीए सरकार ने किया है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि मैं तो सोच रहा था कि सैयद जवाद इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब तो डॉलर में पैसा होता होगा, तो ये तो आज भी उछाल के चवन्नी उछाली जा रही है, वो इकट्ठी करके ले आए। अब तो शादियों में भी रुपए उछाले जाने लग गए। आप आज भी कांग्रेस की चवन्नी पर ही अपना जीवन चला रहे हैं। मतलब आज भी मुस्लिमों को ये चवन्नी मिल रही है। मैंने तो सोचा था गरीबी दूर हो गई होगी इफ्तारी करते ही खड़गे जी के, लेकिन नहीं, आपको तो आज भी चवन्नी देकर ही चला रही है कांग्रेस। खैर, चवन्नी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिखाते रहिए टीवी पे। मैं इस निचले स्तर पर नहीं जाना चाहता। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात लगातार चीजों की जा रही है और जिस तरीके से कहा गया कि इस तरह के इश्यूज हैं और इफ्तारी में प्रॉब्लम है और जया जी ने कुछ खाया नहीं खाया, और उस पर हमारे कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि रीमा जी आप गई थी क्या, आप क्या वहां पर पीए बनकर खड़ी हुई थी? तो पीए तो कपिश बाबू आप भी बनकर नहीं खड़े हुए थे वहां, जया जी के बराबर में आप भी नहीं खड़े थे कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया, आप बराबर देख रहे थे। 5 रुपए जैसे विजुअल मीडिया में 5 रुपए क्यों दिखा रहे हो आप? फटा हुआ नोट वो भी। अच्छा नकली 500 का नोट भी दे रहे हैं क्या कांग्रेस वाले? 500 में खरीद रहे हैं। अब आपको यही हाल रहेगा आपका? फटा हुआ है वो, साइड में से नहीं चलेगा ये नोट। अरे फटा हुआ है। मोहल्ले का सारा जो चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करके आप डीडी न्यूज पर ही दिखा दोगे क्या? इतना मत दिखाओ, इसको देखकर ही नहीं आती। फटा हुआ नोट है वो। कोई काम नहीं है भाई। देखो बड़े घोटाले वालों को ईडी आती है। अब ये चवन्नी दिखा के सोच रहे हैं इनके घर भी ईडी आ जाए, फेमस हो जाए थोड़े से, कांग्रेस इस बहाने इनको पूछ ले। चवन्नी चोर को कोई नहीं पूछता भाई। रुक जाइए, क्यों डिबेट को डिरेल कर रहे हैं? रीमा जी कहाँ से चवन्नी छाप के आए? ठीक है हो गई, मतलब आतंकवादी हो गया। अब भड़क भी रहे, कभी लाइट बंद हो जा रही है इनकी, कभी उछल रहे हैं सीट से। इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। शिवम त्यागी का पॉइंट ये है कि मुसलमानों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है लॉलीपॉप देकर, असलियत में उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वोट बैंक उनको बनाकर रखा जा रहा है। ये बात वो कह रहे हैं सैयद जवाद, और आपने फटा हुआ नोट दिखा करके उसको साबित भी कर दिया। रीमा जी, यहाँ तो फटे हुए नेता चल रहे हैं। फटे हुए नोट की क्या बात कर रही है? फटे हुए नेता कितनी तेज चलते हैं, देखो आपने कभी चलते हुए? ऐसे तो फटे हुए नेता देश चला रहे हैं। क्या बात कर रही है? जिन्होंने इकोनॉमी को राहुल गांधी के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, ये दुखद है। सैयद जवाद माना कांग्रेस आपको नहीं पूछ रही है, पर राहुल गांधी के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिए। राहुल गांधी कम से कम चौथी पीढ़ी के नेता हैं। अरे भैया, उनके नाना भी प्राइम मिनिस्टर रह लिए, उनकी दादी भी प्राइम मिनिस्टर रह लिए, उनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर रह लिए। राहुल गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन परंतु आप उनको फटा हुआ नेता बता रहे हैं। ये तो अत्यंत आपत्तिजनक है सैयद जवाद। नहीं वो आज ये बहुत ही फिल्मी, आज सैयद जवाद बहुत फिल्मी मूड में है। फटा पोस्टर निकला, हीरो पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी फिल्मों के नाम ले लिए आज उन्होंने। डायलॉग से की थी कि दिमाग में नहीं दिल में आते हैं इनके राहुल गांधी, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं राहुल गांधी के पास। तो शुरुआती इन्होंने सलमान खान से कर दी थी, इसलिए शायद इनके कमिटमेंट फेल होते चले जा रहे हैं। चलिए फाइनल कमेंट कपिल श्रीवास्तव। देखिए, बहुत स्पष्ट की बात है कि गंगा जमुनी सभ्यता को भाजपा तो समझती ही नहीं थी। इफ्तारी में जाएंगे पर वहां खाएंगे नहीं, मुसलमान के घर बना हुआ खाना नहीं खाओगे। आपकी तो इफ्तारी डंडा है। आपके जयंत चौधरी डंडा खाने गए थे ना, और हल्दी हम ही लोग ने रखी थी। आप भूल गए शायद, आप भूल गए कि ये इफ्तार में डंडा खिलाते हैं, जवाब देना पड़ेगा। डंडा खाते हैं। चलिए अब डिरेल हो रही है डिबेट। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज की पंचायत में जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है अब, क्योंकि मुद्दे से भटक रहे हैं सभी लोग, तो मेरे ख्याल से मुद्दे पर आना चाहिए फिर से एक बार वापस। इफ्तारी खाने से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, जिसका मन हो वो जाए, लेकिन परहेज इस चीज से जरूर होना चाहिए कि सिर्फ एक ही वर्ग को आगे बढ़ाने की स्कीम्स लाना, एक ही वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए पूरा रणनीति बनाना, लेकिन बाकियों के लिए भी तो कुछ सोचिए ना। तभी तो फिर आरोप लगते हैं कि वोट बैंक की राजनीति
और तुष्टीकरण की रणनीति। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।